गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही। भाई है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? अच्छे है सर। बड़ी रोती हुई सी आवाज। बच्चों अभी सब सभी चल रहा है। हाँ, आई थिंक अब सब सेटल हो चुका है। यस सर। अच्छा, हाँ शिवम बच्चे एक काम कर सकते हो। अभी मैं देख लूंगा वो तुम्हारा टेलीग्राम पे या कैसे क्वेश्चन शेयर करना है। अदरवाइज अभी तो तुम ये काम कर सकते हो, अगर तुमने कहीं कॉपी में लिखा हुआ है या कहीं लिखा हुआ है तो उसे स्क्रीन से शेयर कर सकते हो, मतलब कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। एक बार आप CCl3 का इफेक्ट दिखाएंगे उस पे, CCl3 का किस पर इफेक्ट? फिनॉल पर, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशंस पे। अच्छा, अगर CCl3 लगा है, एक डाउट आता है उसका। क्या क्या डाउट है बच्चे? क्वेश्चन बताओ, पढ़ो ना। मैंने पता नहीं मतलब सर क्वेश्चन यही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है फिनॉल्स की। CCl3 लगा हुआ है ऑर्थो पे एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। हाँ, तो इसमें बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या पढ़ा है आपने? सर ये पढ़ा ही नहीं है इस वाले का ना एक्चुअली, मतलब सर ने ये बताया था -H सर इफेक्ट। -H लगाएगा ये ऑर्थो और पैरा से। बिल्कुल बिल्कुल -H लगाएगा बच्चे। सर लेकिन उसमें ना एक्चुअली एक बुक में लिखा हुआ था कि -I डोमिनेटिंग होता है CCl3 का। अच्छा, और -H मतलब नहीं होता डोमिनेटिंग फैक्टर। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन है, एक बार आप इसलिए चलो क्लियर। बच्चे कहानी कुछ अरे यार, एक मिनट बच्चे। सर फेस टेस्ट का सिलेबस क्या है? फेस टेस्ट का सिलेबस बच्चे आपके जो जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा कंप्लीट हुआ है? जीओसी सेकंड, बस यही होगा सर 11th का पोर्शन का कुछ वो सर इस बार से मेंस लेवल का हो गया, एडवांस का भी। क्या बच्चे? मेंस का हो गया, एडवांस का भी होगा। मेंस होगा या एडवांस होगा बच्चे, ये थोड़ा सा मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि लेवल कहां तक जाएगा। सर 11th का कोई टॉपिक है इंक्लूडेड? 11th का टॉपिक मैं श्योर नहीं हूं बच्चे, आपको ना ग्रुप में मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों? सर कौन से ग्रुप? आपको मैसेज कहां से पहुंचता है? एक हफ्ते तो होते हैं, एक हफ्ते। मैसेज कहां से मिलता है बच्चों आपको? पोर्टल पे मिल जाएगा ना। पोर्टल पे, तो पोर्टल पर आएगी इंफॉर्मेशन बच्चों। चलो, आप में से किसी का एक का डाउट था अभी कि अगर हमारे पास फिनॉल है, इसके पास कोई भी एक पोजीशन में देख लेता हूं, Cl Cl Cl, पैरा पोजीशन पर CCl3 लगा है। अब CCl3 की अगर मैं -I इफेक्ट देखूं तो बच्चों OH से तो बहुत दूर है ना ये, तो यहां पर तो ये काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? ये Cl इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर को लेकर निकल जाएगा। तो मेरे पास जो चीज बची वो ये होगी ना, Cl 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 माइनस और इस पर पॉजिटिव चार्ज, यस सर। ये होगा। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इस साइड चला गया, ये इन दोनों के बीच में चला गया। मैं 3 स्टेप एक साथ कर दे रहा हूं, 3 बार में शिफ्ट करता, उसको मैं सिंगल टाइम शिफ्ट कर रहा हूं। डबल बॉन्ड O H प्लस, क्या हुआ बच्चों, यहां पर Cl माइनस के निकलने की वजह से ये सिस्टम में अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे रहा है या सिस्टम से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है?
सर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो ये प्लस इफेक्ट तो नहीं हो सकता, माइनस ही होगा। यस सर। ये कौन सा माइनस एच इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। और माइनस एच इफेक्ट क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर माइनस आर इफेक्ट होता वो भी क्या करता, बढ़ा देता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं ये CCl3 ऑर्थो पोजीशन पर लगा देता हूं, OH CCl3, तो इसका माइनस आई भी काम कर रहा होगा और माइनस एच भी काम कर रहा होगा। यस सर। दोनों इफेक्ट एक Yes, दूसरे को sir. क्या करेंगे बच्चों, रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यस सर। तो अगर मैं इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दूं तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सर 1 नंबर। सर 1 की 1 ग्रेटर देन 2। और अगर बच्चों तीसरा मैं मेटा वाला भी ले लेता हूं, OH CCl3, इंडक्टिव लगेगा बस। अब बच्चे इंडक्टिव देखना, ऑक्सीजन से कितनी डिस्टेंस हो गई, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। यस सर। और 4 बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। यस सर। केवल माइनस आई काम कर रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और माइनस एच यहां पर काम नहीं कर रहा है। यस सर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अगर मैं इसको 3 कह देता हूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा ग्रेटर देन मेटा लिख सकता हूं। यस सर। समझ में आ गया बच्चों? जी सर यही डाउट था इसमें जो है ना, हाँ, जो बुक थी उसमें लिखा हुआ था मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। मेटा इज ग्रेटर देन पैरा बच्चे, वहां पर ना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को, माइनस एच इफेक्ट को नहीं लिया गया है। हाँ उसमें सर यही लिखा हुआ था कि CCl3 में माइनस एच का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। नेग्लिजिबल माना जाता है बच्चे। ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम चेक कर लेंगे इसकी pKa वैल्यू कितनी है, pKa वैल्यू कितनी है, ठीक है। ओके सर। गलत नहीं दिया, pKa वैल्यू कितनी है। pH वैल्यू जैसे होती है वैसे ही अगर pKa वैल्यू हमारी हाई होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। सर लेकिन वो तो बुकिश डाटा हो गया ना, हमें कैसे पता चलेगा? बच्चे वो बस हम उसको उसी तरीके से कंक्लूड कर देंगे कि इसमें माइनस एच जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ओके सर। उसको हम याद कर लेंगे बस कंक्लूजन को। सर मैं वो क्वेश्चन दिखाऊं? हाँ बच्चे क्वेश्चन दिखाओ। ये बच्चे कौन से एटम जुड़े हुए हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन। यस सर। अच्छा 1 2 3 हर एक नाइट्रोजन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हाँ बच्चे ये हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन है। सर एक बार दिखा दोगे, मतलब ये है क्या, मतलब कुछ इस तरीके का है बच्चे। सर ये 3D है, वो ये 3D वगैरह में? हाँ 3D में 3 डायमेंशनल होगा, हर एक नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना। आंसर इसका लिखा हुआ था कि इसकी बेसिसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो सबका, अगर मैं कोई एक नाइट्रोजन कंसीडर करूँ तो बाकी सबको उस पर माइनस आई लगती है, उसकी एसिडिटी कम नहीं कर देंगे? सॉरी बेसिसिटी। बच्चे तेरा क्वेश्चन तो पूछने का तरीका सही है, लेकिन क्या इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है? नो सर। तो अगर दोनों की पावर बराबर है तो कोई किसी से छीन पाएगा? नो सर। तो माइनस आई इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। अच्छा ठीक है बच्चे। दूसरा, अगर बच्चे एक चीज और समझना, अगर मेरे पास नाइट्रोजन कुछ इस तरीके का होता तो यहां पर भी तो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, देखना इस कार्बन से 1 2 और 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं ना। यस यहां पर भी 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक अम्ब्रेला इफेक्ट लगता है कि ये नाइट्रोजन फ्लिप कर जाता है। जैसे बरसात के टाइम में तेज हवा चल रही है तो छाता पलट जाता है ना। यस। तो वैसे ही नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऊपर और नीचे फ्लिप करता रहता है। तो अवेलेबिलिटी किसी एक डायरेक्शन में बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो
3 डायमेंशनल फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन Yes, फ्लिप ही sir. नहीं कर पा रहा है, तो किसी एक साइड में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और 4 तरफ से दे सकता है, इधर से जाए, इधर से या इधर से, इधर से, किसी भी साइड से कोई आएगा लोन पेयर मिल जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ अच्छी जाएगी। होगी। सर ये फ्लिप कहाँ पे होता है? क्या बच्चे? सर ये अम्ब्रेला इफेक्ट कहाँ पे होता है? बच्चे इस तरह का समझो, जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे पास ये 3 सिस्टम जुड़े हुए हैं हाथ में, इससे 1, 2 और 3। अगर ऊपर एक लोन पेयर था, ये पलट गया, ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे हो गया, लोन पेयर नीचे आएगा। तो ये हाई टेम्परेचर पर क्या होती रहती है? फ्लिपिंग होती रहती है। तो फ्लिपिंग की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है? यस सर। सर इसको वो क्या बच्चे? सर इसको कंसीडर कहाँ पे करना है? कंसीडर करना है नॉर्मल ओपन टर्शियरी अमीन्स में। ओके ठीक है सर, तो सर लो टेम्परेचर पे नहीं होता ना जो आप कह रहे हो, जो इफेक्ट बच्चे- आपने बताया अभी, umbrella बच्चे effect? हाँ बच्चे, लो टेम्परेचर पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि लो टेम्परेचर पर तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना मॉलिक्यूल की, ठीक है सर, ठीक है। रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन ही नहीं होंगे मॉलिक्यूल में। अब मॉलिक्यूल Yes. वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है तो फ्लिपिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है ठीक है बच्चों, ऑन कर देना ऐसे दिख जाएगा। चलो कंटिन्यू करें बच्चों। सर वो एक और डाउट था। हाँ पूछो। सर ये सर आपको विजिबल है? नहीं बच्चे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। नहीं बच्चे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है ये? सर अजय। अजय। अजय बच्चे, तुम्हारी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है मुझे। सर हमारा डाउट क्लियर है बच्चे अरे सर मैं अरे अरे बच्चे, अपना वीडियो बंद करना जरा। अजय, अमन मिश्रा दिखाई दे रहा है अब मुझे। सर आप ये वाला डाउट क्लियर कर अजय, अजय आप दिखाई दे रहे हो? अजय राज। यस सर। हाँ बच्चे, तुम्हारी छत दिखाई दे रही है, क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? क्वेश्चन दिखाओ। सर मैं वही रहा क्वेश्चन। हाँ KO, हाँ ये कैसा सर इन दोनों में बताना है? हाँ, ये मिथिनिमीन से ज्यादा अच्छे हैं क्यों है? लेकिन मीथेनामीन से ज्यादा अच्छे क्यों हैं? बेसिक ज्यादा अच्छे हैं या ज्यादा बेसिक क्यों है? ज्यादा बेसिक। सर इसी से रिलेटेड एक डाउट है, बस एक बार कंपाउंड डाल दीजिए। क्या बच्चे? सर इसमें बस एक OH नेगेटिव भी डाल दीजिए। समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? सर वो ऐसे बोल रहा है कि इसी मतलब एक और है, 3 वो है, उनको कंपेयर करना है। अच्छा बच्चे, जरा ये ना बड़ा सिंपल सा है। ये ना पोटेशियम सॉल्ट है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सॉलिड और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में देखते हैं। अजय बच्चे देख लिया मैंने। देखना यहां पर कुछ इस तरीके का है ना, NH2O, और इधर K लिखा था तुमने अजय। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे, ये O K इस तरह से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। यस सर। अब आयनिक बॉन्ड है तो पानी में डालेंगे तो हमें 2 आयन मिलेंगे, एक पोटेशियम आयन मिलेगा और ये दूसरा आयन मिलेगा O माइनस NH2। और O माइनस का इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस सर साइन। विड्राइंग। क्या बच्चे? प्लस साइन सर। स्ट्रॉन्ग प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बढ़ा दे। वैसे सर ही ये मतलब हाँ बच्चे। जो एल्कीन मेटल्स ग्रुप्स है उनके साथ में बेसिकली यही होगा। हाँ बच्चे, ये इसी तरह सॉल्ट बनते हैं ना, जैसे NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस मिलता है। यस सर। क्यों मिल सर रहा तो है? ये एक्वस में है तो ये मतलब एक्वस में होना जरूरी है कि अपन एक्वस में डाल रहे हैं? बच्चे सॉल्यूशन, जो एसिडिक और बेसिक नेचर होती है वो एक्वस मीडियम सॉल्यूशन में ही देखते हैं ना यस सर। बच्चे। अच्छा ये एक चीज बताना, ये क्या है? सर HCl। HCl। HCl का नाम क्या लिखेंगे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसका दूसरा नाम हम हाइड्रोजन क्लोराइड लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। यस सर। दोनों नाम सही है यस सर। बच्चों। एट ए टाइम कोई एक नाम सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। हाइड्रोजन क्लोराइड। सर एक्वस में होगा तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बच्चों HCl गैसियस स्टेट में है, पानी नहीं है, देन दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एसिडिक होगा या नहीं? सर इतना नहीं होगा, गैसियस फेज में ये एसिडिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम HCl एक्वस ले लेते हैं, देन दिस विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या देगा? H+ आयन देगा। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। सर एंड हाँ, जो इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनमें लिखा ना हो कि गैसियस फेज में, तो अपन को सबको एक्वस फेज में लेके चलना है। बच्चे कंडीशन दी गई होगी, कोई भी कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई होगी। अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है तो ऑब्वियस है वो एक्वस मीडियम में ही होंगे। कुछ सर मेंशन नहीं है बेसिक इसमें। क्या बच्चे? बेसिक स्ट्रेंथ का एक सवाल था, बता दें। हाँ, आगरा में से कौन क्या पूछ रहा है बच्चे? सर एक CH3 नेगेटिव है। बच्चे आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा इको कर रही है, अंदर से ना रेस्पॉन्स बहुत खराब सा आ रहा है। CH3 नेगेटिव है। CH3 नेगेटिव, हाँ। NH2 नेगेटिव NH2 नेगेटिव, और सर OH नेगेटिव। हाँ बच्चे। बता दो। क्या बता? बेसिक। अच्छा बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगा, इधर नाइट्रोजन के ऊपर होगा, इधर ऑक्सीजन के ऊपर होगा। जी सर। ठीक है। अब चूंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से किसी दूसरे को दे सकता है? कार्बन। 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यस यस सर। लोन पेयर, अपना लोन पेयर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम है। जी सर। बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, नहीं ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्वेश्चन में सर OH नेगेटिव की ज्यादा बता रहा है आंसर में। आंसर में OH नेगेटिव की कैसे ज्यादा बता देगा बच्चे? सर है ऑप्शन C दे रखा है। नहीं बच्चे, वो ऑप्शन गलत दे रखा है, वो ऑप्शन गलत है, हम सही हैं। हाँ ठीक सर है। इसको हम ऐसा भी सोच सकते थे ना, जैसे H2O की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, फिर NH3 की, और फिर एल्कीन्स की। देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। HCl और HI में कौन ज्यादा एसिडिक है? HI। HI ज्यादा एसिडिक है। यस सर। ये H+I- देगा, HCl H+Cl- देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। वीक होगा। सही रेंज में आया था सवाल। बच्चे अब जरा देखना, मेरे पास 4 है, CH4, NH3 और OH, OH2, H2O। कौन आसानी से H+ आयन दे सकता है? H2O। H2O। अगर ये ज्यादा आसानी से H+ आयन दे सकता है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या इन दोनों के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या नहीं? होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस कैसा हो जाएगा? वीक बेस होगा या नहीं? वीक हो जाएगा। यस सर यस। ठीक है। तो अगर किसी को भी कहीं डाउट है, मतलब वो किताब में जो भी लिखा है डजंट मैटर, वो आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर यही होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा CH3-, देन NH2-, देन OH-। ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों, अगर बच्चे अभी सुनो, मुझे पता है आप लोगों के पास एम्पल नंबर ऑफ डाउट्स हैं। एक काम करेंगे, हम किसी दिन डाउट की क्लास कर लेंगे, अदरवाइज जो पढ़ाने का थीम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बना देंगे बच्चे, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों की किसी दिन डाउट सेशन या जो भी कंसेप्ट मिसिंग क्लास है वो करवा लें। ठीक है। यस। चलो वो भी देखेंगे बच्चों, मतलब पढ़ते भी रहेंगे, साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेटल करते रहेंगे। चलो अब बच्चों, कल मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था, होमवर्क दिया था फंक्शनल ग्रुप याद करने के लिए। बच्चों आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया है?
यस सर। वेरी गुड। जिसने याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है उनका काम ये है अभी इसके फंक्शन जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसे याद कर लेना। अब बच्चों बात कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन की बात हम बाद में करेंगे। आपने कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, कोई एक बता दो मुझे। सर नाइट्राइल, नाइट्राइल, कोई भी एक बता दो बच्चों, कोई एक स्टूडेंट मुझे नंबर जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप याद हो। सर मैं बताऊं? हाँ बच्चे बताओ। सर कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। सल्फोनिक एसिड, कौन सा? सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड। एक सर एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही है। ईस्टर, ईस्टर हो गया, एसिड हैलाइड्स हो गए, एसिड हैलाइड्स जो होते हैं। और सर कीटोन हो गया, कीटोन अल्कोहल, और एक सेकंड, एल्डिहाइड, बिल्कुल, अमाइड, साइनाइड, अमाइंस हो गए, और इमीन्स, आइसोनाइट्राइल्स वगैरह। नाइट्राइल। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक पार्ट पर ले जा रहा हूं। सबसे पहले हमने जो 11th पार्ट क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स, पढ़े थे या नहीं? यस सर। हाइड्रोकार्बन के बच्चों 3 पार्ट थे हमारे सामने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही तीनों पार्ट थे। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। देन अनसैचुरेटेड कौन से होंगे बच्चों? जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब ये क्या कहलाते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड। किसी और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड नहीं कहलाएगा। देन बच्चों ये हमारा 11th का पोर्शन था, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो हमने अब पढ़ना है ऑर्गेनिक का, दैट इज आरएक्स, हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड, यही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं हम। यस सर। तीसरा है हमारा, इसके बाद आएगा ROH, दैट इज एल्कोहल्स। ये बच्चों में सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूं जो हमें पढ़नी है। इसके बाद आते हैं बच्चों CHO, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR, एस्टर, CONH2, एमाइड, COCl, एसिड हैलाइड, और COO, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। मींस ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये चारों कहलाते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएंगे? चारों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं RNH2 एमाइंस। देन हमारे पास आएगा RCN और एक आएगा RNO2। बच्चों ये वो सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में थे या हैं। इसमें से बच्चों इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिएक्शंस आएंगी, इनको हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे। मींस एज ए चैप्टर हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिए हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और एमीन्स। ये हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, ये पांचों चैप्टर 12th के। ठीक है, CN और नाइट्रो कंपाउंड हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, इनकी रिएक्शंस आती है। ठीक है, अब बच्चों जरा मैं इन फंक्शनल ग्रुप की बात किस लिए कर रहा हूं वो समझना। अगर मैं एल्केन लेता हूं, सेकंड एल्केन है मेरे पास CH2 CH3 इथेन है। क्या इथेन में मैं हेलोजन लगा सकता हूं? यस सर। कैसे लगाऊंगा? हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन डाल देंगे। हाइड्रोजन निकालकर
हेलोजन लगाऊंगा तो मेरे पास जो रिएक्शन यूटिलाइज होगी दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यस सर। अच्छा, अगर एल्कीन लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं HX का एडिशन करा सकता हूं, HCl का एडिशन करा दूं या Cl2 का एडिशन करा दूं, तब भी तो मिल सकता है। यस सर। यस तो सर। दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन मुझे कौन सी मिलेगी? एडिशन रिएक्शन। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन। पहले वाले केस में एडिशन, दूसरे और तीसरे केस में पहले में सब्स्टिट्यूशन, दूसरे तीसरे में एडिशन। अब बच्चों जरा सोचना, मेरे पास RX है, एक RX से दूसरा RX बनाना है। मेरे पास है CH3Br और इससे मैं बनाना चाहता हूं CH3I। क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी की रिएक्शन होगी या नहीं? क्यों बच्चों? CH3Br से यस सर, सब्स्टिट्यूट। बच्चों किसी का ना माइक ऑन है, पीछे से नॉइस आ रही है। चलो, तो मैं हेलोजन से एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन बना सकता हूं। तीसरा, अगर मैं ROH लेता हूं और OH हटाकर मैं X जोड़ दूं तो मुझे RX मिल जाएगा या नहीं? यस सर। तो मैं एल्कोहल से बना सकता हूं। मैं एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्टली नहीं बना सकता, एल्डिहाइड और कीटोन से हेलो एल्केन नहीं बना सकता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, उससे तो मैं बना सकता हूं हेलो एल्केन, बाकी इन चारों से हेलो एल्केन नहीं बना सकता। ठीक, RNH2 को मैं एक जगह यूज करूंगा, उससे मैं बनाऊंगा, इन दोनों से मैं हेलो एल्केन नहीं बना सकता। तो मेरे काम के जो फंक्शनल ग्रुप्स है या कंपाउंड है वो कौन कौन से हो जाएंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन तीनों से बनाऊंगा, हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लूंगा, एल्कोहल से हेलो एल्केन बना लूंगा। एल्डिहाइड कीटोन की कोई रिएक्शन मेरे सिलेबस में है ही नहीं, मेरे काम की नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड केवल एक रिएक्शन है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। बाकी जो हमारे कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, इनसे हम हेलो एल्केन नहीं बना सकते। RNH2 से हम बना सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसी को यूज करेंगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है। RCN और RNO2 को हम यूज नहीं करेंगे। तो हमें, हाँ बच्चों, सर हम इनसे बना ही नहीं सकते, या फिर ये जो लाइक कोई प्रोसेस होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है? बच्चे एक चीज समझो, दो तरीके हैं बनाने के। एक तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या मतलब? हम सिंगल स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, उससे बना रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट रिएक्शन होती है, प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। इनसे बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो चूंकि डायरेक्ट कोई मेथड है ही नहीं तो उनको यूज ही नहीं करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन बची है वो कौन कौन से हैं प्रिपरेशन के लिए? बच्चों ये मैंने ऑर्डर इसलिए लिखा है, चाहे आप कोई सा भी, अब नेक्स्ट एल्कोहल पढ़ोगे तो एल्कोहल पढ़ने में क्या क्या करेंगे? एल्केन से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। एल्कीन से बना सकते हैं, यस। एल्काइन से नहीं बना सकते। हेलो एल्केन से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं, RNH2 से नहीं बना सकते, RCN से नहीं बना सकते, RNO2 से नहीं बना सकते। तो हमें क्या होगा, एक सीक्वेंस मिल गई जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन से रिएक्टेंट हमारे पास है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जिनसे हम अपना कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और समझना, आपको जब भी ऑर्गेनिक पढ़नी है तो ऑर्गेनिक में आप दो चीजों में बहुत सारी रिएक्शन देखो, एक तो प्रिपरेशन में और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में। दो जगह आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी ऑर्गेनिक की। कहाँ कहाँ आएंगी? पहली तो प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो हम बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें कोई कंपाउंड जनरेट करना है, नया बनाना है यूटिलाइज करने के लिए। तो हम डायरेक्टली वन स्टेप में नहीं कर सकते, तो 3-4 स्टेप में करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? कोई एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें हम n नंबर ऑफ स्टेप्स में मॉडिफिकेशन करके अपना डिजायर्ड कंपाउंड बना लें।
बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स के नाम सुने होंगे, कोई एक ऐसा केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल जो आपके लिए डेली यूज में कहीं आता हो, नाम याद है? सर ऑयल। कौन सा? सर नेफ्थलीन। सर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आता है, और कौन सा? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो है बच्चों हाइड्रोकार्बन है। और कोई? एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन, और कोई? और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हम जानते नहीं हैं। आप लोगों के बच्चों ऑक्सैलिक सिट्रिक होगा। सिट्रिक एसिड, वेरी गुड बच्चों। क्या आप? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड। ऑक्सैलिक एसिड, एसिड के पीछे पड़ गए, अब एसिड से बाहर निकलो। बच्चों आप लोगों ने कुछ केमिकल ऐसे हैं, बच्चों मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो समझो। आप भी बोल सकते हो, लेकिन अभी कुछ कंपाउंड हमने सुन लिए, कुछ कंपाउंड ऐसे मैं बता रहा हूं जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं। एक्राइलो, नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, एबीएस, बिल्कुल चैतन्य। अच्छा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हमने डायरेक्टली नहीं यूज किया है, इनडायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के घर में मॉस्किटो रिपेलेंट यूज किए जाते हैं? यस सर। चाहे आप वो हिट ले लो, मॉर्टिन ले लो, गुड नाइट ले लो, कोई सा भी ले लो, सभी के सभी मॉस्किटो रिपेलेंट में केवल एक सिंगल कंपाउंड है जो यूज किया जाता है। कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज होता है पता है आप लोगों को? कंपाउंड यूज इज डी ट्रांस एलेथ्रिन। ये कंपाउंड है जो बच्चों मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज किया जाता है, मच्छरों को भगाने या मारने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज डी ट्रांस एलेथ्रिन। अब आपके घर में हिट हो, मॉर्टिन हो या कोई और हो मॉस्किटो रिपेलेंट, उसके पीछे देखना, उसमें केमिकल का नाम लिखा होगा डी ट्रांस एलेथ्रिन। ठीक है? तो ये डी का मतलब क्या है? बच्चे वो डी और ट्रांस का मतलब मैं बाद में बात करूंगा, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं। अब ये डी ट्रांस एलेथ्रिन कोई नेचुरल कंपाउंड नहीं है, तो ये डी ट्रांस एलेथ्रिन हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा। यस। अच्छा, अब डी ट्रांस एलेथ्रिन आर्टिफिशियली बनाना है तो उसके लिए हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे केमिकल लेबोरेटरी में, जहां पर अलग अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज करके हम इस डी ट्रांस एलेथ्रिन को बना सके। अगर ये नेचुरल भी होता तो हर घर में डी ट्रांस एलेथ्रिन की जरूरत है। इतना सारा हम ये केमिकल कहां से प्रोडक्शन करें? अभी तो सबसे पहला हमारा फोकस किस पे है कि हम उन क्रॉप्स को उगाएं जिनसे हमें फूड मिलता है। अदरवाइज जितनी पॉपुलेशन है उसकी फूड की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो ये सारे कंपाउंड कैसे हैं? जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अब आर्टिफिशियली बनाने के लिए हमने इसके लिए कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, सपोज मैंने कोई एल्कोहल ले लिया। अब इस एल्कोहल से मैं डी ट्रांस एलेथ्रिन कैसे बनाऊंगा? तो मैं एल्कोहल को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा, उसको तीसरे में कन्वर्ट करा जाएगा, देन फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ, एन नंबर ऑफ स्टेप के बाद हमें डी ट्रांस एलेथ्रिन मिल जाएगा। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। बात समझ में आई बच्चों कुछ? यस सर। अच्छा, अगर ये सारी कहानी समझ में आ गई तो हमें जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, वो किस लिए पढ़नी है? कि हम किसी एक कंपाउंड को किसी जरूरत वाले दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें बनाना है तो प्रिपरेशन का मेथड चाहिए, और उसे कन्वर्ट करना है तो उसकी केमिकल रिएक्शन चाहिए। ठीक है? अगर मैं एल्कोहल से, ROH से RCl बनाता हूं तो ये एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का मेथड हो जाएगा। यस सर। या फिर ये एल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टी भी तो हो गई कि एल्कोहल को मैं किसी क्लोरो कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो किसी एक की केमिकल मेथड दूसरे का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। अब बच्चों आपने 11th क्लास में एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी या नहीं? यस सर। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ओजोनोलाइसिस कर देते हैं
in presence of ZnH2O, then we get HCHO के 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है। यस तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का मेथड हो गया हमारे पास एक। तो हमें जो काम करना है वो ये है कि इन ऑर्डर, इस फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर को हमें याद कर लेना है। अब अगर आपसे कोई कहता है हेलो एल्केन के बारे में, तो हेलो एल्केन बनाने के एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं। हेलो एल्केन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। यही कुछ मेथड है जिनसे हम बना सकते हैं। अब बनाने के लिए हमें अलग अलग रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। जो आपने क्रॉस लगाए उनसे अपन को काम नहीं है। क्या बच्चे? सर जो आपने क्रॉस लगाए उनसे अपन को काम नहीं करना, उनसे साथ डील नहीं करना। नहीं बच्चे, जब हम बात करें किस चीज की, हेलो एल्केन्स की, तब इसमें हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है। एल्डिहाइड कीटोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाइट्राइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाइट्रो कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों से हम नहीं बना सकते। क्या बच्चे? समझ में नहीं आया सर वो ऐसे पूछा लिखना ही क्या? बच्चे ये तो मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बता दिया। आप चाहे अल्कोहल पढ़ोगे तब भी इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तब भी इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ोगे तब भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। देखो मैं अभी तुम्हें इसके आगे की चीज दिखा सकता हूं जो मैंने लिखी है तुम लोगों के लिए। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है कंटेंट, देख लो मैंने सबसे पहले कौन सा लिखा है, एल्केन से बनाना, दूसरा एल्कीन और एल्काइन से बनाना, तीसरा एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन में लगाना, वो छोड़ो। देन एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गए, देन एल्कोहल। एल्कोहल से बनाने के लिए अलग अलग चीज यूज। बच्चों ये सारा क्लियर दिख रहा है आपको? ऊपर कट तो नहीं रहा है? थोड़ा सा कट रहा है। थोड़ा सा कट रहा है। चलो एक सेकेंड। तो थैंक देखना। यस सर। थोड़ा सही है बस इतना ही चाहिए। देन हैलाइड एक्सचेंज मींस एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन बनाना, बस यही तो है। बस यही कुछ मेथड है जो हमें यूज करने हैं पूरे चैप्टर में इतने। बस बच्चों ये प्रिपरेशन के हैं, ये केवल प्रिपरेशन के हैं। केमिकल के आएंगे क्या बच्चों? तो सर केमिकल रिएक्शंस आएंगी। केमिकल रिएक्शंस आएंगी, प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस आएंगी, वहां पर भी करना है। अब देखना बच्चों, मैंने एल्कीन के लिए कहा था, एल्कीन के लिए कहा है, एल्काइन के लिए कहा है, उसके बाद किसके लिए कहा है? एल्कोहल्स के लिए। हैलाइड एक्सचेंज भी कहा है, एल्कोहल भी कहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कहा है, सिल्वर सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, क्या चीज बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तो होंगी। हाँ बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज समझो, किसी भी फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला पढ़ना है प्रिपरेशन, सबसे पहला बच्चों पढ़ना है IUPAC। यार मैं अपने फोन से कनेक्ट किया हूँ। दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज, पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज, छठा सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड देखेंगे, और सेवेंथ हम कुछ यूजेस देखेंगे, हमारी लाइफ में इनके क्या क्या यूज है। तो हमें ये 7 चीजें पढ़नी है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पढ़े, ठीक है सर? मतलब हमारा हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था वो ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर था। बच्चे हाइड्रोकार्बन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, एल्केन भी पढ़ा था, एल्कीन भी पढ़ा था, एल्काइन भी पढ़ा था। मतलब सारे अब उससे छोटे ही आएंगे ना बच्चे? पूछना चाह रहा हूँ, मतलब सर आपको पता है कितने बड़े हैं ये सारे चैप्टर? बच्चे एक चीज, बड़े और छोटे से फर्क नहीं पड़ता।
मैं अभी भी कहूंगा, अगर आपको चीज समझ में आ गई तो बड़ा हो तो भी आसान है, और अगर समझ में नहीं आए तो छोटा भी है तो बहुत परेशान करने वाला। सर हाइड्रोकार्बन अब जैसे पढ़ा था तो उस वक्त सब याद था, अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है तो सब भूलते भी जा रहे हैं, इसलिए पूछना चाह रहा था। हाँ। बच्चे कल रात खाने में क्या खाया था? सर रोटी खाई थी, रोटी दाल थी सर। रोटी दाल थी। परसों रात क्या खाया था? परसों रात सर दाल, उस दिन भी दाल थी, दूसरी दाल। दूसरी दाल थी। उससे एक दिन पहले क्या खाया था? सर शायद परांठा होगा, परांठा। उससे पहले दिन क्या खाया था? सर अब भूल गया मैं क्या। बच्चे 4 दिन का तुम्हें खाने का याद नहीं है कि जो तुमने स्वाद से खाया था उसका याद नहीं है? ये तो पढ़ाई है, याद कैसे रहेगी? सर बेसिकली मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि हर हफ्ते बाद रिपीट करें, मतलब ऑर्गेनिक। नहीं नहीं बच्चे, हर हफ्ते बाद आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है रिवाइज करना। जो आप काम कर सकते हो वो करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर मतलब वो तो जब चैप्टर खत्म होता है तब तो हम करते ही हैं। एक बात बताओ बच्चों, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था सबसे पहला चैप्टर तो? ठीक है, आप सॉलिड स्टेट को रिवाइज करने की जरूरत महसूस करते हो कि नहीं करते, वो अलग बात है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ में आता है। जिसने विजुअलाइजेशन करना सीख लिया उसके लिए वो सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं रखा है। लेकिन लेकिन क्या बच्चों, अगर आपको आज वो रिवाइज करना होगा, अगर सबने आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं हुआ है तो आपको उसे रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज करना आसान है पूरे चैप्टर को, या उस पूरे चैप्टर से 20 या 30 क्वेश्चन करना आसान है? 20 या 30 क्वेश्चन। 20 या 30 क्वेश्चन। अब बच्चों समझो, अगर मैं ये कहता हूं कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो IUPAC के 5 क्वेश्चन मार्क कर देना, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन मार्क कर देना, प्रिपरेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मार्क कर देना, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मार्क कर देना, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन मार्क कर लेना, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड अगर है उससे 10 क्वेश्चन मार्क कर लेना, यूजेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो हमारे पास 5 और 5 10 और 10 20 और 20 40 50 60 टोटल 60 क्वेश्चन हो गए जो आपने मार्क कर दिए पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब आपको जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप इन 60 क्वेश्चंस को एक बार करके देखो कि आपको कितने याद हैं। ओके सर, ठीक है। आसानी से रिवाइज कर लोगे ना? यस सर। आपको कंसेप्ट अगर आता है, कंसेप्ट याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। और हर बार यही क्वेश्चन मत करना, पता चली दूसरी बार मैंने क्वेश्चन रट लिया, आंसर भी रटे हुए हैं, क्वेश्चन देखा इसका तो सी आंसर आएगा तो जो पर्पस है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने सर जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को हाइड्रोकार्बन ना 11th में नहीं पढ़ाया गया है, तो उसकी जरूरत है इस वाले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन की? बच्चे नहीं जरूरत, नहीं जरूरत, नहीं है जरूरत। ठीक है बच्चों, कुछ एडिशनल फैक्ट आएंगे वो मैं तुम्हें साथ के साथ बताऊंगा। जो भी एडिशनल फैक्ट आएगा वो मैं तुम लोगों को साथ के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हमारे सामने आएगा या नहीं आएगा। चलो अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन की, कैसे हम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बनाएं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्केन्स। किससे बना रहे हैं बच्चों? एल्केन से। अब एल्केन से अगर मैं एक सिंपल सा एल्केन लेता हूं, CH4 सबसे छोटा एल्केन है बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या वीक बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये कौन है वीक वाला बच्चे? अगर तुम ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कह रहे हो तो खुद वीक हो जाओगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है वैसे ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना? देखो यस सर। देखो क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। तीसरी चीज, वाटर
इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स। यस तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नॉन पोलर है, अगर किसी में पोलैरिटी नहीं है तो किसी एक की तरफ, कैटायन या एटायन की तरफ, क्या अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वाटर में इनसॉल्युबल मींस हम सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शन नहीं करा सकते। इन तीनों कारणों से इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन्स की? ज्यादा वेरी लो रिएक्टिविटी होगी। अब चूंकि यहां पर रिएक्टिविटी बहुत कम है तो इन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सी कंडीशन लगाएंगे बच्चों? एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन लगाएंगे। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होंगी बच्चों? ये बॉन्ड पोलर नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। यस सर। और इसमें कौन सा फिशन आसानी से हो सकता है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? होमोलिटिक सर, होमोलिटिक। तो मैं ये कह रहा हूं एल्केन्स फेवर्स होमोलिटिक फिशन, कह सकता हूं बच्चों? यस अगर हाँ बच्चे क्या? सर ये कैसे पता चला? बच्चों एक चीज समझो, एक तो तुम हो और एक तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी होगी या खराब होगी? खराब है। तो किस बात का दोस्त है? अच्छी होगी। अगर दोस्ती बहुत अच्छी है तो इस बॉन्ड को, आपके फ्रेंडशिप बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल होगा। अब बच्चों आप में से कोई भी अपने साथ क्लासरूम में, कोचिंग में या स्कूल में, जहां पर भी आप मिलते हो, वहां पर कोई एक अपने साथ पास्ता लेकर आया है, तो क्या जो पास्ता लेकर आया है वो अकेले खाएगा या दोनों में शेयर करेगा? सर हाँ शेयर करेगा। तो क्या शेयर इक्वल होगा या अनइक्वल शेयर होगा? सर अनइक्वल शेयर होगा। बच्चे दोस्त है आपका, दुश्मन नहीं है। अनइक्वल शेयर होगा। सर सर इंदिरापुरम सेंटर की लाइट चली गई थी। इंदिरापुरम सेंटर की लाइट चली गई थी। हाँ बच्चे बाद में ना वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा सा जो पार्ट मिसिंग हुआ है वो वीडियो में देख लेना। तो जल्दी अपलोड कर देना आज। ठीक है बच्चे, मैं ये इस बात के लिए कह दूं, आप में से किसी ने वो मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था? नहीं नो सर, किसी ने भी नहीं किया। मोबाइल तो बाहर रखे थे, वाईफाई नहीं था यहाँ पे। अच्छा चलो बच्चों, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं है ये मेरा है ये तेरा है, तो दोनों चीजें जो शेयर करेंगे वो इक्वल शेयर करेंगे। यस सर। तो जब अगर ये अलग होंगे, घर जाएंगे तो अपनी अपनी चीजें लेकर तो जाएंगे, लेकिन जो चीज शेयर हुई क्या वो वापस कर दी होगी? नो सर। नहीं करी ना। तो इक्वल शेयरिंग होगी। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा ये ले जाएगा और आधा ये ले जाएगा। यस सर। तो ये फिशन कैसा हुआ, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? होमोलिटिक। होमोलिटिक। तो एल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो इनमें जो फेवर्ड फिशन होगा वो कौन सा होगा? होमोलिटिक फिशन। क्लियर है बच्चों? हाफ एरो से शो करते हैं। हाँ बच्चे, हाफ एडेड। देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर्व्ड एरो से शो करती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हेड कंप्लीट होगा, फुल हेडेड एरो होगा, और अगर हाफ हेडेड एरो है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाफ हेडेड एरो से। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट है तो हम फुल हेडेड एरो के कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा, अब मैं साफ कर दूं इसको। जी सर। अच्छा, अब मेरे पास सबसे सिंपल एल्केन है CH4। अब बच्चों हाई एनर्जी की रिएक्शन होगी क्योंकि बॉन्ड कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मुझे कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस देनी होंगी, हाई एनर्जी कंडीशंस देनी होंगी। तो हाई एनर्जी कहां से मिलेगी? यूवी लाइट। यूवी लाइट से या हीट से? टेम्परेचर। ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करनी है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? हीट या लाइट, यही दोनों चीजें चाहिए ना? यस सर। यस तो सर। इसके अलावा बच्चों परऑक्साइड रेडिकल भी चाहिए होता है, लेकिन उस यहां पर परऑक्साइड या रेडिकल लेने से काम नहीं होगा। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर HNu डाला। HNu मींस लाइट, लाइट डाली और साथ में क्या लिया? क्लोरीन। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए हमें, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है देखना? सर ये नहीं पता। हेल्पर की। किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्पर। हेल्पर। HE स्टैंड फॉर हीट, L stands for light, PE stands for peroxide, and R stands for radical. हमें इन चार में से कुछ एक मिल गया तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर हमने क्या यूज करा है बच्चों? लाइट। लाइट। तो यहां पर हमें सबसे पहले मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। अब बच्चों चूंकि ये हाई एनर्जी रिएक्शन है, हाई एनर्जी रिएक्शन क्या सेलेक्टिव हो सकती है? नो सर। सेलेक्टिव तो नहीं हो सकती। यस सर। CCl सर। तो इसके बाद फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। अगर हमारे पास क्लोरीन अभी भी अवेलेबल है, लाइट हम उसके ऊपर डाल ही रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CHCl3 प्लस HCl। और फाइनली लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमें जो मिलेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलने की जगह मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्या ये अच्छा मेथड है किसी एक हेलो एल्केन को बनाने का, या खराब मेथड है? खराब। नॉन सेलेक्टिव। सर सिलेक्टिव का मतलब क्या हो गया? क्या बच्चे? सर इस सिलेक्टिव का मतलब हम इस मेथड को चूज नहीं करते। सेलेक्टिविटी का मतलब ये है बच्चे, एक चीज समझो, अगर आप जिस कमरे में बैठे हो या आप किसी हॉल में हो और वहां पर 5-6 गेट हो बाहर निकलने के, एंटर करने के, अचानक से एक अनाउंसमेंट हो कि जिस हॉल में आप बैठे हो उस हॉल में बम फट सकता है, तो आप क्या करोगे? हॉल में बैठोगे या भागोगे? भागोगे। किसी स्पेसिफाइड गेट से निकलोगे, उस गेट से जहां से आपका घर पास पड़ेगा, या जो भी गेट आपके पास में होगा उससे निकलोगे? मेरे पास में होगा वहां से निकल लेंगे। तो वो क्या हो गया? सेलेक्ट नहीं किया ना आपने, जो भी मौका मिला उसको, उस रास्ते को पकड़ लिया। यस सर। तो दैट इज नॉट सेलेक्टिविटी, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन में ना। क्या बच्चे? सर ये रिएक्शन तो हाइड्रोकार्बन में भी थी। हाँ बच्चे, हाइड्रोकार्बन में वो प्रॉपर्टी में थी, यहाँ प्रिपरेशन में है। सर। हाँ बच्चे। सर वो एग्जांपल इससे रिलेट कैसे है, थोड़ा रिलेट कर दो। कौन सा एग्जांपल? सर गेट वाला। गेट वाला बच्चे, यहाँ पर देखना, अगर मैं मीथेन की जगह ये ले लेता CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन लेता, तो पेंटेन में क्लोरीनेशन फर्स्ट कार्बन भी हो सकता था, सेकंड पर भी हो सकता था, थर्ड पर भी हो सकता था, किसी पर भी हो सकता था ना?
तो हमें 1 क्लोरो, अगर एक मोनोक्लोरिनेशन होता तो 1 क्लोरोपेंटेन मिलता, 2 क्लोरोपेंटेन मिल सकता था या 3 क्लोरोपेंटेन मिल सकता था। ठीक है, तो सेलेक्टिव नहीं रहा ना। मतलब कहीं भी हो सकता है। क्या बच्चे? सर मतलब कैसे अमन बच्चे, आपका ना नेटवर्क बहुत खराब है। कल भी आपकी वॉइस लैग कर रही थी, आज भी इतनी लैग कर रही है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। CH4 में नॉन सेलेक्टिव आपने कैसे बोला सर? क्या बच्चे, क्या बोला है? सर जैसे आपने जो पेंटेन का एग्जांपल दिया ये तो समझ आ गया, तो आपने CH4 में नॉन सेलेक्टिव क्यों बोला? नॉन बच्चे ये मैंने जर्नल कहा है, एल्केन्स के लिए बात कर रहा हूं ना मैं। ये रिएक्शन विद एल्केन्स आर नॉन सेलेक्टिव। बच्चे हम मीथेन से हमेशा नहीं बनाएंगे ना। हाँ बच्चे, अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड हो जाता है। अमन बच्चे, अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड हो जाएगा सर। लेकिन हमने तो पिछली बार एक प्रिंसिपल पढ़ा था, जब रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। हाँ रिएक्टिविटी बच्चे, क्लोरीन के लिए हमने रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी बहुत कम पढ़ी थी। हाँ, हाईली रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन के लिए मैंने अभी देखो क्लोरीन पर आया हूं, ब्रोमीन के लिए बात भी नहीं की है। ओके सर, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ पर? यस सर। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। जरूरत हो मैं बता दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करूं। बता दो एक बार सर। अच्छा बता दूं बच्चों, ये नोट कर लिया तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। 1 सेकंड सर। जो आपने राइट साइड में लिखा है हेल्पर, यहाँ पे सिर्फ हीट और लाइट काम करता है ना बच्चे? यहाँ पर रेडिकल भी काम करेगा, देखना अभी मैं रेडिकल को यूज करूंगा। ठीक है सर, ठीक है हो गया सर। ठीक है सर सबसे बच्चे मैकेनिज्म मैकेनिज्म कौन सी है बच्चों? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगी जरा समझना। हमारे पास क्या है, क्लोरीन था। सबसे पहले लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल बन रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? क्लोरीन रेडिकल बन रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, इसको बोलते हैं हम बच्चों चेन इनिशिएशन। इस स्टेप को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? चेन इनिशिएशन। सबसे पहले क्लोरीन का बॉन्ड टूटा और क्लोरीन रेडिकल बन गया। मीथेन का हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटा है, किसका टूटा है? क्लोरीन का बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड है पहले वही टूटेगा ना। यस सर। अच्छा, दूसरा है बच्चों स्टेप चेन प्रोपगेशन, चेन को आगे बढ़ाना। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, मीथेन के पास क्लोराइड रेडिकल आया और इसने इससे H रेडिकल ले लिया, क्या जनरेट कर दिया? मिथाइल रेडिकल। Cl रेडिकल ने CH4 से एक H रेडिकल ले लिया, HCl में कन्वर्ट हो गया और क्या जनरेट कर दिया बच्चों? मिथाइल रेडिकल। यस सर। देखना बच्चों, अभी आप में से किसी ने कहा था सर रेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर क्लोराइड रेडिकल नहीं तो मिथाइल रेडिकल जनरेट किया है। यस सर। तो यहां पर रेडिकल का यूज आ गया। थर्ड, अब क्या होगा बच्चों, ये CH3 रेडिकल के पास Cl बॉन्ड Cl आ गया, मींस क्लोरीन मॉलिक्यूल आया और इसने इससे Cl ले लिया तो CH3Cl बन गया और Cl रेडिकल फिर से जनरेट हो गया। तो ये वाली स्टेप होगी, ये वाली होगी, फिर Cl बन गया, फिर ये CH4 के पास जाएगा, CH3 बनाएगा, CH3 Cl2 से Cl ले लेगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। यस सर। तो ये वाली स्टेप क्या कहला रही है? चेन का प्रोपगेशन और मींस आगे बढ़ना। सर हो डाउट। क्या बच्चे?
सर पहले बस एक Cl2 टूटता है, उसके बाद फिर बाकी यही रिएक्शन होती रहती है। बाकी ये रिएक्शन होती रहेगी। थर्ड स्टेप आता है बच्चों चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट हो रहा है प्रोसेस, और टर्मिनेट कब होगा? या तो क्लोरीन खत्म हो जाए या हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाए। तो जो भी खत्म हो कोई एक, अब बाई चांस अगर ये मिथाइल रेडिकल खत्म हो गए या जो हाइड्रोकार्बन है वो खत्म हो गए, तो क्लोरीन रेडिकल खुद के साथ मिलकर क्या बना सकता है? Cl2। अगर CH3 रेडिकल के पास में दूसरा CH3 रेडिकल था, मींस क्लोरीन खत्म हो चुका था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? C2 CH3 बॉन्ड CH3 में। तो ये फाइनली क्या होगा? हमारा एंड प्रोडक्ट जो भी खत्म हो गया, दूसरे जो रेडिकल बचे होंगे वो आपस में मिलकर कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो अगर मैं बहुत सिंपल करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है RH, इसके पास क्लोरीन आया, क्या बना लिया? RCl बना लिया और HCl बना लिया। अगर मैं ब्रोमीन लेता तो RH के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन होती और RBr बना लेते और HBr बना लेते। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं RH के साथ आयोडीन की रिएक्शन करा दूं तब क्या बनेगा? Ri प्लस HI बनेगा। यस सर। यस सर। अब ये HI जो है, ये HI हमारा काम खराब करने वाला है, तो पहले ये नोट कर लो, या नोट कर लिया है तो बहुत अच्छा है, बाद में तुम्हें PDF मिल जाएगा, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा। सर एक मिनट, सर ये एरो के ऊपर क्या लिखा है? कौन सा? यहाँ पर हाँ सर। H न्यू। ओके सर। सर बाकी हेलोजन के साथ बच्चे फिर से वॉइस लैग आ गई है। सर वो सर आयोडीन के साथ रेड फास्फोरस यूज करते हैं ना? आयोडीन के साथ क्या यूज करते हैं? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस नहीं बच्चे, रेड फास्फोरस यूज नहीं करते, अभी मैं बताऊंगा उसको। सर बाकी हेलोजन, बच्चे हेलोजन फ्लोरीन बचा ना एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों की बात करते हैं, और फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये क्या कर जाती है? एक्सप्लोड कर जाती है, इसलिए फ्लोरीन की रिएक्शन हम नहीं कराते। ठीक है सर HI प्रॉब्लम क्या करता है फिर से, कि HI कुछ प्रॉब्लम करता है? बच्चे HI वाला केस में बताऊंगा, अभी पहले ये नोट कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, इसी को HI वाले को बताना है। कर लिया सर। अच्छा बच्चों, अगर मैं HI की बात करता हूं, देखो ये आयोडीनेशन मैंने पहले ही लिखा हुआ है। HI क्या है? HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है, देखना जरा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास CH3I है और CH4 है, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। CH3I में और CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सर पहले में -2, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सर दूसरे में -4। -4। अगर CH3I से CH4 बनता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये रिडक्शन है? यस सर। यस सर। तो देखना, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CH3I जो बना वो फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH4 प्लस I2 में। या मैं ये कह सकता हूं जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है कौन सी? CH4 प्लस I2 गिव्स CH3I प्लस HI। ये कैसी कैटेगरी की रिएक्शन है बच्चों? रिवर्सिबल कैटेगरी की रिएक्शन।
तो जो HI फॉर्म हुआ वो कहाँ चला जाएगा, फिर से इसे रिड्यूस करने में यूज हो जाएगा। तो इसमें मिथाइल आयोडाइड बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा या कम? कम हो जाएगा। कम हो जाएंगे। तो हम एक ऐसा रिएजेंट ले लें, अगर हम एक ऐसा रिएजेंट ले लें जो इस HI को कंज्यूम कर जाए, अगर कोई एक ऐसा रिएजेंट ले लें जो इस HI को कंज्यूम कर जाए, तो क्या ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो पाएगी या नहीं? हो जाएगी। नहीं, एक बात बताओ, मैंने कोई एक ऐसा रिएजेंट लिया जो इस HI नहीं को हो कंज्यूम पाएगी। कर गया, नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो जाएगी। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको कंज्यूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes sir. तो मैं ये कह रहा हूं CH4 plus I2 gives CH3I plus HI। इस रिएक्शन के लिए हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, HiO3 ले सकते हैं, या HGO ले सकते हैं। क्या ले रहा हूं बच्चों, HNO3, HiO3 या HGO। ठीक है, एक के साथ मैं रिएक्शन बता देता हूं। मैंने लिया है HiO3, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HI के साथ। क्या बना दे रहा है, थ्राइस I2 प्लस थ्राइस H2O। इसने क्या करा बच्चों, HiO3 ने HI के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना दिया, और आयोडीन तो हमारे काम की चीज है या नहीं? तो इसने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इस रिएक्शन मिक्सचर में से जो HI बन रहा था उसको कंज्यूम कर लेता है और फिर से आयोडीन जनरेट करता है, जो रिएक्शन को क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है। बच्चों ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है 11th क्लास में? Yes sir. अगर हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लें या निकाल दें तो रिएक्शन शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड। यस सर। HiO3 क्या कर रहा है, या HNO3 HGO क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराने का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो HI को कंज्यूम करता है। क्लियर है बच्चों? Yes sir. आयोडीनेशन समझ में आ गया? सर इसमें ना एक चीज पूछनी थी। हाँ बच्चे, HI से कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं या फिर ये गिने चुने 3-4 ही यूज कर सकते हैं? बच्चे यूज कर सकते हैं, लेकिन सर लास्ट वाले रिपीट कर दीजिए बच्चे। अमन अभी रिपीट करता हूँ। बच्चे हम ना थोड़ा सा बुकिश हो जाते हैं। बुकिश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, और एक चीज और भी आती है, कुछ रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ कोई नया प्रोडक्ट बनाती है। तो इतने सारे प्रोडक्ट हम याद नहीं रख सकते बच्चे। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो अगर ना तो वो हमारे लिए एग्जाम में काम आने वाले हैं, ना ही हम उन्हें इतने बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करके याद कर पाएंगे। हमारी लिमिटेशन है याद करने की। तो वी आर कंसंट्रेटेड ऑन दोस थिंग जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है या एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है? हाँ अमन बच्चे, ये लास्ट स्टेप जो कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं इस वाली रिएक्शन को कराना था मुझे, आयोडीनेशन कराना था, मींस मीथेन से मिथाइल आयोडाइड बनाना था। लेकिन दिक्कत क्या कहां आ रही थी, जो ये HI बन रहा था ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, जो इस CH3I को रिड्यूस करके CH4 बना रहा था, मींस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। HI क्या कर रहा था, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। हम चाहते हैं रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, पीछे ना जाए, तो हमने क्या करा, हमने इस HI को खत्म कर दिया। यहां से खत्म करने के लिए क्या करा, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिया हमने, आइदर HNO3, HiO3 या HGO, इन तीनों में से कोई भी ले लिया। बच्चों HGO जरा ध्यान दो, HGO की बात करूं तो आपने 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है? यस सर।
तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। अभी 12th क्लास में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है फिजिकल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे Hg का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, वो बाद में आएगा। बाद में जब हम कभी रिवीजन करेंगे ना इन चैप्टर्स का, तो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझाता रहूंगा। थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी समझाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डायमेंशन से अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है। वो डायमेंशन हम बाद में देखेंगे, पूछा नहीं जाता है, लेकिन मुझे समझाने के लिए हेल्प मिलती है। आपको बहुत अलग अलग डायमेंशन से समझाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपके लिए ली चैटरलियर प्रिंसिपल यूज करा, कि ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है, HI को कंज्यूम करो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। HI को कंज्यूम करने के लिए हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से यूज कर सकते हैं, HNO3, HiO3 और HGO। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो आयोडीनेशन कभी भी कराएंगे तो हम साथ में कौन लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर एक बच्चे HGO के साथ रिएक्शन लिथियम, बच्चे अमन, बच्चे HGO के साथ रिएक्शन बता दूं, देखना HGO में Hg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यस सर। अब HGO के साथ HI रिएक्ट करेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या बना रहा है, Hg2O प्लस H2O प्लस I2। तो ये, या मैं बच्चों इसे ऐसे नहीं कहता, और भी अच्छे से कह देता हूं, HGO बना, वो भी HI के साथ रिएक्ट करेगा। इसे मैं ऐसे कह देता हूं, ये क्या बना रहा है, Hg2I2 बना देगा, प्लस क्या बनाया, H2O प्लस हाफ O2। इस तरह से रिएक्ट करेगा बच्चों। HGO क्या कर रहा है, HGO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बच्चों जो मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी वो 2 स्टेप में की जा सकती है, मैंने दोनों स्टेप स्किप कर दिए हैं, सिंगल स्टेप में कर दिए बस। ये बच्चों ये वाली रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी, अगर लिखना चाहते हो तो नोट कर लेना। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों, यहीं पर एक चीज और मैं कहूंगा, जो ब्रोमिनेशन है, देखना बच्चों इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जरा देखें। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखते हैं बच्चों, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। बच्चों अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन में बात करें तो ब्रोमीन विल बी मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। यस सर। एक चीज तो ये, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिविटी की ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन या 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन जो होगा वो बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटेगा, क्योंकि वहां पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी। यस सर। तो टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन के लिए क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, सबसे कम आयोडीन है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की तो एल्केन्स में 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 डिग्री देन CH4। इसमें तो 0 डिग्री होती है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है? सर एक बार जो आपने सिलेक्टिविटी का बताया था कि अगर रिएक्टिविटी है तो सिलेक्टिविटी उल्टा होगा, एक बार वो समझा दो बच्चे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम में से किसी से कहा था कि अगर आपको पता चले आप एक हॉल में बैठे हो कि वहां पर बम पड़ने वाला है, तो आप उस गेट से निकलोगे जहां पर जो आपके पास में होगा। ठीक है, वहां पर आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने क्या करा, जो आपके पास में था वहां से निकल गए।
लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, कहने का मतलब है आप जिस पार्टी में गए थे वहां पर उस हॉल में आपने खाना खाया, उसके बाद अब आपको निकलना है कंफर्टेबल होकर कि मैंने खा लिया, अब मैं घर जाना चाहता हूं, तो आप किसी भी गेट से निकलोगे या उस गेट की तरफ जाना पसंद करोगे जहां से आपका घर पास पड़ेगा? घर पास पड़ेगा जहां से, तो आप क्या होगा, सेलेक्टिव हो गए ना। यस तो सर। जब जल्दबाजी नहीं होगी तो सिलेक्टिविटी हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। जल्दबाजी किसको है? फ्लोरीन को। फ्लोराइड रेडिकल क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। बच्चों फ्लोराइड रेडिकल क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा ना। यस सर। देन क्लोराइड रेडिकल, देन ब्रोमाइड रेडिकल, देन आयोडाइड रेडिकल। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फ्लोराइड रेडिकल है, तो वो किसी को नहीं देखेगा कहां से निकलना है, वो जहां जो पास में मिल गया उसी से हाइड्रोजन छीन लेगा। आयोडीन आराम से सॉल्यूशन में रह सकता है, गैसियस स्टेट में रह सकता है। आयोडाइड रेडिकल वो इंतजार कर रहा है मैं किसके पास जाऊं, मैं सोचूंगा। ठीक है। यस। तो जहां पर रिएक्टिविटी कम होगी वहां सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों एल्कीन से और एल्काइन से। तो सबसे पहली कैटेगरी हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? अगर एल्कीन से बना लिया तो एल्काइन से बनाना तो आसान है। देखना, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। तो इसकी पहली तरीका क्या है? पहला तरीका बाय एडिशन ऑफ HX। HX का एडिशन करा सकता हूं या नहीं? हेलो एसिड का एडिशन करा सकता हूं? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं एडिशन कराता हूं तो मुझे क्या मिलना है? CH3 CHX CH3 प्लस ये भी तो हो सकता था CH3 CH2 CH2X। दो तरह का मिल सकता था। इसके पास H चला गया, इसके पास X चला गया, या इसके पास S चला गया, इसके पास X चला गया। तो ये कौन पहला वाला हो गया? मेजर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर। और दूसरा कौन सा हो गया? माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule. मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। मार्कोनिकोव ने क्या कहा? हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। अब क्यों ऐसा हो रहा है जरा मैकेनिज्म समझते हैं। या सर हम इसकी तरह इसकी जगह ये नहीं कह सकते कि जो हमारा क्या बच्चे? सर इसकी मार्कोनिक की जगह हम ये नहीं कह सकते कि जो सेकंड डिग्री कार्बन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन। बच्चे जरा देखना, ये मैकेनिज्म समझा रहा हूं। डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों एक चीज बताना, HCl में को अगर मैं तोड़ दूं तो H+ और Cl- बनेगा ना एक्वस मीडियम में। पानी कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, H+ आयन या Cl- आयन? Cl नेगेटिव। दोबारा सोचो प्लस। बच्चों, ये एसिड है ना, एसिड है, और एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से? H आयन की वजह से या Cl आयन की वजह से? H आयन की वजह से। तो H आयन ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है तभी तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जी सर। तो कौन प्रेफर करेगा अटैक करना? H+। दूसरी बात ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। यस सर। अगर इसके पास क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन को ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो कौन आना पसंद करेगा इसके पास? H+। इसके पास बच्चों कौन आया? H+। अब ये H+ आया तो या तो इस कार्बन पर जुड़ सकता है या इस कार्बन पर। इसको मैं नंबर अगर दूं 1 2 3, तो 3 पर तो जाएगा नहीं, या तो 1 पर जाएगा या 2 पर जाएगा। तो अगर ये
H+ आया तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। कौन कौन सी? पहला तो ये CH3 CH3 फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया और दूसरे पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। या दूसरा केस ये हो सकता था CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, फर्स्ट कार्बन पर सेकंड कार्बन पर जुड़ गया और फर्स्ट पर प्लस चार्ज आ गया। कैसे बच्चों जरा देखना, ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास H+ आया। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 0। तो इसे अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन इसे कौन देने वाला है? I बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बच्चों अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ देता हूं, जरा ध्यान देना, मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं। तो अगर मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक पर प्लस चार्ज आएगा और दूसरे पर माइनस आएगा। देखना, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ये ज्यादा स्टेबल है या फिर CH3 CH बॉन्ड CH2 प्लस और माइनस, कौन सा केस ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड वाला। 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बन आयन। तो H+ किसके साथ जुड़ेगा? सेकंड वाले के साथ। तो ये वाली रिएक्शन तो ज्यादा प्रिफर्ड होगी, ये तो नहीं होगी ना? तो अगर इस पर ये H+ जुड़ गया तो सेकंड वाले पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाली रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड होगी। ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। अब बच्चों चूंकि H+ यहां जुड़ चुका है तो Cl- कहां जाएगा? पॉजिटिव आ गया Cl- यहां पर जा सकता है या Cl- यहां पर जा सकता है। तो मेजर कौन सा बनेगा? 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला। तो इसीलिए हमने 2 डिग्री वाले को मेजर कहा है और 1 डिग्री वाले को माइनर कहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर एक बार ये रिपीट कर दो कि जो आपने बॉटम लेफ्ट में लिखा है। कौन सा? ये वाला? यस सर। बच्चे ये तो मैंने बस दिखाने के लिए करा है, आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसा कुछ चीज नहीं होती है बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि बॉन्ड टूट गया, एक जगह प्लस आ गया दूसरी जगह माइनस आ गया। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा था कि अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनफैक्ट 3 हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, फ्री रेडिकल बनता, लेकिन वो हाई टेम्परेचर की होती। सर एक डाउट। हाँ बच्चे, होमोलिटिक फिशन होगा हेटेरोलिटिक? ये बच्चे अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बनना है तो होमोलिटिक होगा, हेटेरोलिटिक हेटेरोलिटिक। दूसरी बात, जो चीज तुम पूछना चाह रहे हो कि सर यहाँ भी पोलैरिटी कम है तो होमोलिटिक क्यों हुआ? बच्चों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा है, पाई बॉन्ड टूटा है। कौन सा बॉन्ड टूटा है बच्चों? यहाँ पर पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। तो कम एनर्जी से वो हेटेरोलिटिकली फिशन कर जाता है, हेटेरोलिटिक फिशन के थ्रू टूटता है। तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, दूसरी जगह माइनस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था? नो सर। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? हाँ सर। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। सर पढ़ा है। आप में से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है बच्चों, अगर कोई सब रिएजेंट पास में आ रहा है तो बॉन्ड का हेटेरोलिटिक, मतलब जो बॉन्ड पोलर नहीं था उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये बॉन्ड पोलर तो नहीं था ना, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बच्चों पोलर तो नहीं था, ये वाला बॉन्ड पोलर तो नहीं था ना पहले? नो सर, नहीं था पहले नहीं था। लेकिन पोलैरिटी किसकी वजह से आई? जब इसके पास H+ आया। और पोलैरिटी किस डायरेक्शन में हुई? जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मींस H+ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उस डायरेक्शन में जुड़ गया जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। ठीक है, बात समझ में आ गई?
सर एक बार ये बता दो कि मेजर और माइनर आपने कैसे देखा? बच्चे एक बात बताओ, इसमें ये ज्यादा बनेगा या ये ज्यादा बनेगा? सर वही समझ नहीं आया सर। कार्बोकैटायन पढ़े हैं बच्चे या नहीं? अच्छा सर स्टेबल तो वो वाला होगा, सेकंड वाला स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा या ये ज्यादा बनेगा? राइट वाला। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा। यस सर। तो ये क्या है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो कौन सा बनेगा ज्यादा? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल से प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। बच्चे प्राइमरी कैसे बन गया? बच्चे इस कार्बोकैटायन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, 1 डिग्री है? 2 डिग्री सेकेंडरी। तो ये तो 2 डिग्री है ना, तो प्रोडक्ट भी तो 2 डिग्री ही बनेगा। ये 1 डिग्री है। हाँ सर ठीक है। क्लियर बच्चों? तो जब HX का एडिशन होगा तो यहां पर रिएक्शन फॉलोज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या फॉलो कर रही बच्चे? यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। क्लियर? जी सर। नोट कर लिया? हाँ सर। एक बार कोई जनरल बात बता देते जिससे हम डिसाइड कर सके कि पहले कौन सा रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे H+ रिएक्ट कर रहा है, पहले H+ ही करेगा। हर बार H+ करता है सर। बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए घर में बहुत सारी आइसक्रीम है, ठीक है? अब तुम्हारे घर पर अगर कोई आता है, दो पर्सन आ रहे हैं, एक पर्सन वो है जो आइसक्रीम ला रहा है और दूसरा पर्सन वो है जो पिज्जा ला रहा है। कौन ज्यादा अच्छा है? किसे इनवाइट करना पसंद करोगे? और दोनों आ जाए। दोनों आ जाए। बच्चे किसी एक को ही इनवाइट करना है आपको, इतनी घर में जगह नहीं है कि सबको घर में बुला लो। घर है बेटा, धर्मशाला नहीं है। पढ़ ले, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उससे थोड़ा जर्नल एग्जाम्पल से कोरिलेट कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अब पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं ना बच्चों, देखना, CH3 CH बॉन्ड CH2। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना पाई बॉन्ड में। यस सर। अब यहां पर Cl- आया, क्या होगा? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर में और Cl के इलेक्ट्रॉन पेयर में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? रिपल्शन। तो ये इसके पास कौन आना पसंद करेगा? H+। तो पाई बॉन्ड किसको अट्रैक्ट करते हैं पहले? H+ कैटायंस को। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। एसिडिक मीडियम में ज्यादातर H+ ही अटैक करेगा। सबसे पहले कौन अप्रोच करेगा? अटैक करना तो मैं थोड़ा सा बहुत ब्रॉड, मतलब वो थोड़ा सा हल्का टर्म हो गया। सबसे पहले अप्रोच कौन करेगा? H+। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों, कोशिश में यही कर रहा हूं, आपको जितने बेसिक चीजें हैं वो सारी देता रहूं। थोड़ा पेस स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, परेशान मत होना। थोड़ा चैप्टर लंबा खिंचेगा ये वाला चैप्टर, लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बेसिक चीजें, मैं मैक्सिमम बेसिक चीजें इसमें सर्व करूंगा। ठीक है? चलो, समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय बच्चे। हाँ बच्चे, सर एक बार बोल देना टीम को सर कि फेस टेस्ट का सिलेबस अपलोड करा दे और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। फेस टेस्ट और बाकी सब, अच्छा सब्जेक्ट्स का सर वो वीडियो की भी बोल देना। ठीक है बच्चे, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बच्चे, बाय बाय।